जो पहले से उपस्थित अतिथिगण हैं वो देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सुरक्षाकर्मी आगे आगे चल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो चुका है और आने के साथ ही वे ध्वजारोहण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुख्य मंच की ओर पधार रहे हैं। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अपने स्थान पर खड़े रहकर स्वागत करें। आज इस राष्ट्रीय पर्व पर, इस खुशी के मौके पर, इस पावन अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना ओजस्वी संबोधन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। देश की स्वाधीनता दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों बहनों, देश के 73वें स्वाधीनता दिवस पर मैं सभी प्रदेशवासियों को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष में आयोजित हमारा स्वाधीनता दिवस हमें एक नया संदेश और एक नया उत्साह भी प्रदान करता है। स्वाधीनता दिवस का 73वां वर्ष भारत की एकता और एकात्मता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। आजादी के बाद से लेकर के अब तक विगत 70 वर्षों से इस देश में कश्मीर में धारा 370 को लेकर के जो आशंका आम भारतीय के मन में थी, पहली बार एक ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय के माध्यम से इसका परिमार्जन हुआ और आज शेष भारत की तरह ही कश्मीर भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस परिकल्पना का हिस्सा बना है, जो सपना कभी सरदार पटेल ने बाबा साहब
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। उस सपने को साकार करने के लिए एक ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय के लिए देश के 73वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। हम सब के लिए यह एक अवसर है जब यह देश अपनी 73वें स्वाधीनता दिवस के समारोह को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। वहीं भारत के पर्व और त्योहारों की वैविध्यपूर्ण परंपरा में रक्षाबंधन का त्योहार भी आज है। भाई और बहन के परस्पर प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का यह पर्व आप सबके लिए मंगलकारी हो। मैं इसकी बधाई भी आप सबको देता हूं। 73वां स्वाधीनता दिवस भाई बहन के इस प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व के साथ ही भारत की संसद ने अभी हाल ही में सदियों से चली आ रही 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करके उन करोड़ों बहनों को सम्मान देने का कार्य किया है जो किन्हीं परिस्थितियों के कारण इस कुप्रथा के कारण पीड़ित थी, प्रताड़ित थी। 3 तलाकों की इस कुप्रथा को समाप्त करना नारी गरिमा और नारी सम्मान के प्रति भारतीय दृष्टिकोण को भी स्पष्ट उजागर करता है। हम सबके लिए यह 73वां स्वाधीनता दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्या वर्ष गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव का वर्ष भी है, जिन्होंने अपनी सादगी, अपनी साधना और अपनी सज्जनता से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश के अंदर 550वां प्रकाशोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश सरकार ने पहले से ही अपनी एक बृहद कार्य योजना गुरु नानक देव जी से जुड़े हुए पवित्र स्थलों के सुंदरीकरण और उनके संदेश को आम जन तक पहुंचाने की जिस बृहद कार्य योजना को आगे बढ़ाया गया है, वह 73वां स्वाधीनता दिवस हम सबको उस महान परंपरा के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करने का एक अवसर प्रदान करता है। हम सब जानते हैं कि भारत की स्वाधीनता के लिए होने वाले संघर्ष यद्यपि कभी थमा नहीं, लेकिन सामूहिक रूप से पूरे देश के अंदर जब हम
देश की स्वाधीनता की बात और उससे जुड़े हुए किसी एक आंदोलन की बात करते हैं तो हम सबके दिलो दिमाग में 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर आ पड़ता है। और यह हम सब के लिए गौरव की बात है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर की भूमि भी उत्तर प्रदेश रही है। उत्तर प्रदेश ने 1857 में भारत की स्वाधीनता के जिस नए अभियान को प्रारंभ किया था, मात्र 90 वर्ष के अंदर ही 15 अगस्त 1947 को यह देश स्वतंत्र हुआ। मैं आज के इस अवसर पर देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उन सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, आजादी के बाद इस देश की रक्षा सीमाओं पर करने वाले और भारत की आंतरिक सुरक्षा में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले उन सभी वीर जवानों के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए, उन सभी के प्रति जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, अपनी श्रद्धांजलि भी व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर भारत माता के उन महान सपूतों नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां और उन जैसे उन सभी महान क्रांतिकारियों को भी स्मरण करता हूं जिन्होंने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा करके भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। आज हम सब इस बारे में जान सकते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है, तो स्वाभाविक रूप से देश के सबसे बड़े प्रदेश की भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2024 में इस देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करके दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का एक संकल्प पूरे देश को दिया है। यह स्वाधीनता का दिवस हमारा एक संकल्प दिवस है। यह संकल्प दिवस जो हमें अपनी आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने, अपने उन सभी महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत करने, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उनके जीवन स्तर को उठाने और साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सर्वोत्तम अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ हम सब भी जुड़ सकें और इस देश से उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित हो। यह एक भाव हम सब का इस संकल्प के रूप में उजागर होना चाहिए। यह सब संभव है और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिस सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, वह प्रयास आज जीवन के हर क्षेत्र में हम सबको देखने को प्राप्त हो सकता है। वर्ष 2019 का प्रारंभ
उत्तर प्रदेश और देश की दृष्टि से अत्यंत सुखद रहा है। खासतौर पर जब हम दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज कुंभ की बात करें, एक अद्भुत आयोजन करने का अवसर उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ। कुंभ दुनिया की एक अद्भुत घटना बने। कुंभ एक परंपरागत धार्मिक आयोजन तक सीमित न रहे, बल्कि कुंभ का अपना एक संदेश हो। और वास्तव में उत्तर प्रदेश की हमारी सरकारी मशीनरी के साथ साथ उत्तर प्रदेश वासियों ने, प्रयागराज वासियों ने प्रयागराज कुंभ के सफलतम आयोजन के माध्यम से इस बात को साबित किया है कि अगर उचित मार्गदर्शन हो, सही नेतृत्व हो, तो प्रदेश बड़े से बड़े संकल्प को पूरा कर सकता है और बड़ी से बड़ी चुनौती का भी मुकाबला कर सकता है। प्रयागराज कुंभ, जिसमें देश और दुनिया के 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने भागीदारी की, इस दृष्टि से हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। हमें प्रसन्नता है कि कुंभ ने अपना संदेश दिया। अक्सर होता है कि हमारे यहां पर्व और त्योहारों का मतलब माना जाता था कि गंदगी हो, अव्यवस्था हो, अराजकता हो, भगदड़ हो, लेकिन इन सब से अलग हटकर के प्रयागराज कुंभ ने स्वच्छता का एक संदेश दिया। हम आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक मानक स्थापित कर सकते हैं। प्रयागराज कुंभ उसका उदाहरण बना और प्रयागराज कुंभ ने देश के अंदर पर्व और त्योहारों की इस परंपरा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से कैसे संपन्न किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ मानक भी तय किए हैं। इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी, महामहिम उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और देश तथा दुनिया के अनेक गणमान्यों का सानिध्य उत्तर प्रदेश सरकार को और प्रयागराज वासियों को प्राप्त हुआ और सभी लोगों ने प्रयागराज कुंभ की व्यवस्था की न केवल चर्चा की, अपितु इस पूरे कार्यक्रम की सराहना भी की, जिस कार्यक्रम को वैश्विक बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन 72 देशों के राजदूतों के द्वारा अपने अपने देशों के राष्ट्रध्वज को प्रयागराज कुंभ में स्थापित करके उसे वैश्विक स्वरूप देना हो। यूएनओ के 193 देशों में से 187 देशों के प्रतिनिधियों की प्रयागराज कुंभ में भागीदारी, देश के 6 लाख से अधिक गांवों के प्रत्येक गांव का प्रतिनिधित्व प्रयागराज कुंभ में होना, 6000 से अधिक धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संगठनों का लगभग 1.5 माह से अधिक समय तक प्रयागराज कुंभ के इस पावन स्थल पर एकत्रीकरण, ये बहुत सारे ऐसे कार्य रहे हैं जिन्होंने प्रयागराज कुंभ को सफलता की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति पर हमें गौरव की अनुभूति हो। सदियों से प्रयागराज के किले में कैद अक्षय वट को आम श्रद्धालु जनों के लिए खोलना, प्रयागराज में सरस्वती कूप को आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए उपलब्ध कराना, महर्षि भारद्वाज के आश्रम और उनके पार्क की सुंदरीकरण के साथ ही उनकी भव्य प्रतिमा की स्थापना, ये सारे कार्यक्रम वहां पर संभव हो पाए इसलिए क्योंकि एक सामूहिक प्रयास, शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, आम नागरिक, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वयंसेवी संगठनों का एक सामूहिक प्रयास का परिणाम
इस सफलता के रूप में हम सबको प्राप्त हुआ। प्रयागराज कुंभ के दौरान ही पहली बार उत्तर प्रदेश में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन को सफलतापूर्वक काशी की धरती पर आयोजित करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। हमने देखा कि 76 देशों के 5,000 से अधिक 7,000 से अधिक अप्रवासी भारतीयों और भारतवंशियों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की। प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन और भारत सरकार के सामूहिक प्रयास से सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त हुआ। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भी उत्तर प्रदेश की एक उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। यही नहीं, लोकतंत्र का महापर्व देश के सबसे बड़े राज्य में 1,63,000 से अधिक बूथों पर कुशलता पूर्वक चुनाव का संपन्न होना सबसे बड़ी उपलब्धि कि 1,63,000 बूथों पर चुनाव की प्रक्रिया जिस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, कहीं पर भी भारत निर्वाचन आयोग को रिपोल की कोई भी नौबत उनके सामने नहीं आई। इसने उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था को एक बार पुनः देश और दुनिया के सामने एक अच्छे संदेश के रूप में स्थापित किया। ये चीजें इस बात को साबित करती हैं कि उत्तर प्रदेश एक अच्छी दिशा में बढ़ रहा है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 2 वर्षों के अंदर विकास का जो एक नया प्रतिमान स्थापित किया है, वह भारत सरकार की उन योजनाओं के माध्यम से भी देखने को मिल सकता है। जहां पर आज से 2 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश को किसी भी योजना में कोई स्थान नहीं प्राप्त होता था, विगत 2 वर्ष से अधिक समय के दौरान आज भारत सरकार की हर एक योजना में उत्तर प्रदेश अपना एक स्थान बना रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम बार 12 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश को भारत सरकार द्वारा डिजिटल भूमि प्रबंधन प्रणाली के लिए 2018-19 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार यानी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। ई टेंडरिंग प्रणाली में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड प्राप्त हुआ। राज्य पोषण मिशन में उत्तर प्रदेश को सोशल मीडिया बेस्ट कैंपेनिंग में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। स्वच्छ भारत मिशन में सर्वोत्तम जन सहभागिता का पुरस्कार भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन में भी उत्तर प्रदेश को देश के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योगों की स्थापना में भी उत्तर प्रदेश को देश के अंदर फिर से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को लागू करने वाला प्रथम राज्य बना। कृषि निवेश में देय अनुदान को डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना। इसके साथ ही उन तमाम योजनाओं में, जिन योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर अपना एक स्थान बनाया है, यह उत्तर प्रदेश देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
चलने वाली विकास की योजनाएं, लोक कल्याणकारी योजनाओं और अन्य तमाम महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश ने एक स्थान बनाया है और एक नया विश्वास आज प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। विकास को देखने के लिए दृष्टि चाहिए और यह दृष्टि पिछले 2 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर सुरक्षा और निवेश का जो वातावरण बना है, इसके माध्यम से स्पष्ट परिलक्षित होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का आयोजन हम लोगों ने किया था और उस समय लोग मानते थे कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावना न हो, लेकिन हर एक व्यक्ति जानता है कि पहले ही इन्वेस्टर समिट में 5 लाख करोड़ से ऊपर के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। इन निवेश प्रस्तावों के बारे में फिर लोगों ने चर्चा की कि इस प्रकार के प्रस्ताव आते हैं, लेकिन 5 महीने के अंदर ही 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को जमीन पर उतारना, 1 वर्ष के अंदर 65,000 करोड़ से अतिरिक्त योजनाओं को फिर से जमीन पर उतारने का कार्यक्रम बनना और इसके साथ ही किसी भी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर किसी भी इस प्रकार के निवेश के प्रस्तावों को जमीन पर उतारने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने एक समय सीमा के अंदर 25% से अधिक निवेश के प्रस्तावों को जमीन पर उतार करके व्यापक रोजगार और नौकरियों की संभावनाओं को प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने का कार्य किया। मेरा यह मानना है कि अपार संभावनाओं का प्रदेश उत्तर प्रदेश है और इस अपार संभावनाओं में प्रकृति और परमात्मा की जो सीम कृपा उत्तर प्रदेश के अंदर है, वह विगत 2 वर्ष के दौरान रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों ने साबित करके दिखाया है। गन्ना किसानों के बारे में अक्सर पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश के किसानों के माध्यम से एक नई राजनीति का सृजन होता था और प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम है कि 2 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 72,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भुगतान करने में उत्तर प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त हुई। ये धनराशि 5 वर्ष 7 वर्ष से बकाया थी, लेकिन एक पारदर्शी प्रणाली उत्तर प्रदेश के अंदर अपनाने का जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है और गन्ना किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए खांडसारी उद्योग को लाइसेंस फ्री करने का हो या फिर जितनी हमें चीनी की आवश्यकता है, शुगर की आवश्यकता है, उतनी हम उत्पादन करें और शेष शुगर केन से ही हम सीधे इथेनॉल बनाने की व्यवस्था कर सकें। आज इस प्रकार का हम लोगों ने प्रस्ताव, भारत सरकार ने हमें इसके लिए जहां सहमति दी, वहीं साथ ही साथ हमने बहुत सारी चीनी मिलों को शुगर केन से इथेनॉल बनाने की उस प्रणाली को भी प्रदेश के अंदर लागू कर दिया है। मेरा विश्वास है कि प्रदेश के लगभग 50 लाख से अधिक गन्ना किसानों के जीवन में इस नीति के कारण व्यापक खुशहाली आएगी। विगत 2 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर वर्षों से, दशकों से लंबित उन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया है और खासतौर पर इसमें से एक सिंचाई परियोजना है बाण सागर परियोजना। 1973 में इस परियोजना को योजना आयोग ने अपनी सहमति दी थी। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी ने इस योजना की आधारशिला रखी थी, लेकिन 1978 से लेकर के 2018 तक योजना पूरी नहीं हो पाई थी। 2017 में जब हमारी सरकार प्रदेश में आई थी
तो प्रदेश में आने के बाद हमने इन सभी सिंचाई की परियोजनाओं को समीक्षा के दौरान एक समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई और उसका परिणाम था कि 40 वर्ष के लगभग 50 वर्ष के बाद हम लोगों ने इस योजना को 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस योजना को राष्ट्र को समर्पित किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सिंचाई की विभिन्न परियोजनाओं का एक समय सीमा के अंदर पूरा होने का परिणाम है कि आज हम 2,66,600 हेक्टेयर से अधिक भूमि को 2 वर्ष के अंदर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। और जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं में हमारा कार्य वर्तमान में चल रहा है, चाहे वह सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो, मध्य गंगा नहर प्रणाली का हो, अर्जुन सहायक प्रणाली का हो, अन्य जितनी भी ये लंबित वर्षों से दशकों से लंबित सिंचाई की परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं को दिसंबर 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य लेकर के आज सरकार कार्य कर रही है। और मेरा विश्वास है कि दिसंबर 2019 में प्रदेश 14 लाख हेक्टेयर से अतिरिक्त भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने और प्रधानमंत्री जी की डबलिंग फार्मर्स इनकम के संकल्प को पूरा करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगी। हम सब आभारी हैं। आम किसान के जीवन में खुशहाली लाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को देश के अंदर लागू करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, और मुझे प्रसन्नता है कि देश के अंदर इस योजना से आम किसान के जीवन में खुशहाली लाने का बृहद कार्य हुआ। और अब तक प्रदेश के अंदर 1,56,00,000 से अधिक किसान इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही साथ प्रदेश के अंदर 1,08,00,000 से अधिक उन गरीब परिवारों को विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध कराने में हमने सफलता प्राप्त की, जिन्हें आजादी के बाद कभी भी विद्युत की सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया था। इसके लिए 1,67,000 से अधिक मजरों में विद्युतीकरण की कार्रवाई को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सरकार को भारत सरकार के सहयोग से अपनी योजना बनानी पड़ी और एक समय सीमा के अंदर से लागू करना पड़ा। छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रदेश के अंदर एलईडी लाइट को उपलब्ध कराना और साथ साथ 8 लाख से अधिक प्रदेश के अंदर स्ट्रीट लाइट को बदलने की कार्रवाई इसका उदाहरण है। हमने ऊर्जा दक्ष जो स्ट्रीट लाइट लगाई, 8 लाख से अधिक स्ट्रीट लाइट बदलने में सफलता प्राप्त हुई नगर विकास विभाग को। एक भी पैसा प्रदेश सरकार ने नहीं लगाया। ईएसएल के साथ जो हमारा एमओयू था, उसके अंतर्गत उन्होंने इस कार्य को संपन्न किया, लेकिन इससे 280 मिलियन यूनिट बिजली की बचत हुई और 300 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष राजस्व की बचत भी इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रदेश के अंदर भय मुक्त, अपराध मुक्त और अन्याय मुक्त वातावरण सृजित हो। इस वातावरण के कारण आज प्रदेश के अंदर बड़ी मात्रा में निवेश की संभावनाएं बनी हैं, जिन संभावनाओं ने प्रदेश के नौजवानों को रोजगार और नौकरी की संभावनाएं भी विकसित की हैं। साथ साथ प्रदेश के अंदर चाहे वह निराश्रित गोवंश के लिए गो आश्रय स्थल बनाने का हो या फिर उन निराश्रित गोवंश के लिए अलग से एक योजना बना करके किसानों के माध्यम से उन निराश्रित गोवंश को आगे बढ़ाने का हो,
इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर जहां लागू किया गया है, वहीं प्रदेश के अंदर पर्यटन की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में स्वदेश दर्शन प्रसाद योजना और अन्य तमाम योजनाओं के माध्यम से रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, कृष्णा सर्किट, हेरिटेज सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट और इन सब के माध्यम से जहां पर्यटन विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, वहीं साथ ही साथ मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल और ब्रिज क्षेत्र से जुड़े हुए इन सभी तीर्थों को समग्र विकास के साथ जोड़ने के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया और इसके साथ ही उसके सार्थक परिणाम सामने आने के साथ ही प्रदेश सरकार ने तय किया है कि प्रयागराज कुंभ को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण की बड़ी भूमिका थी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की तर्ज पर ही ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई और प्रदेश के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म के क्षेत्र में विकास की जो अपार संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम अयोध्या धाम विकास परिषद की गठन करेंगे। हम विंध्यवासिनी धाम विकास परिषद का भी गठन करेंगे। नेमिष तीर्थ विकास परिषद का गठन, सुख तीर्थ विकास परिषद का गठन, द्वैपाटन तीर्थ विकास परिषद का गठन, प्रदेश के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म को विकसित करने और उसके माध्यम से अधिक श्रद्धालु जनों और पर्यटकों को प्रदेश के अंदर तीर्थाटन के साथ और पर्यटन के साथ जोड़ने की एक बड़ी कार्य योजना को प्रदेश सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। प्रदेश ने जहां पर्यटन विकास की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, वहीं साथ ही साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर विगत 2 वर्ष के अंदर कुछ नई योजनाओं को, खासतौर पर परंपरागत उत्पाद से जुड़े हुए उन उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए एक जनपद एक उत्पाद की इस कार्य योजना को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। हमारा लक्ष्य है एक जनपद एक उत्पाद ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के निर्यात की संभावनाओं को एक नई गति दी है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में निर्यात की इन संभावनाओं को एक जनपद एक उत्पाद की इस योजना ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया और आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने 28% निर्यात को अपना बढ़ाया है और एक वर्ष में 1,14,000 करोड़ रुपए से अधिक की वस्तुओं को दूसरे देशों में निर्यात करने में सफलता प्राप्त की और एक वर्ष में अपने निर्यात को 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। यह प्रदेश के अंदर सबके सामूहिक प्रयास का परिणाम है। प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को प्रत्येक तबके तक पहुंचाया जा सके, जहां यह प्रदेश सरकार के संकल्प का हिस्सा है, वहीं साथ ही साथ प्रदेश के अंदर बहन और बेटियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी हम एक नई योजना को लेकर के वर्तमान में आ रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के क्रम को ही सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते हुए स्वाधीनता दिवस के 73वें आयोजन के अवसर पर जब रक्षाबंधन का ये पावन पर्व यहां पर आयोजित है, प्रदेश सरकार बहुत शीघ्र मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को प्रदेश के अंदर संचालित करने जा रही है। ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बालिका के जन्म से लेकर के उसके स्नातक तक की पढ़ाई के दौरान अलग अलग अवसर पर प्रदेश सरकार के द्वारा
उस बालिका के नाम पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता के रूप में आगे ले जाने का एक बेहतर अभियान होगा। साथ साथ आम जन की समस्या के निस्तारण के लिए IGRS पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने की सुविधा हो, या फिर प्रदेश के अंदर किसी भी कोने में बैठ करके अपनी शिकायत को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से निस्तारण करने की एक सुविधा प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हो। 1,18,00,000 परिवारों को आयुष्मान भारत के अंदर भारत सरकार के सहयोग से जहां इस योजना का लाभ प्रदान किया गया है, वहीं साथ ही साथ 10,50,000 से अधिक ऐसे परिवार भी थे जो इस योजना से वंचित हो गए थे। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उन लोगों तक भी, उन परिवारों तक भी इस योजना का लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास योग्य और दक्ष चिकित्सकों की एक अच्छी टीम खड़ी हो। विगत 2 वर्ष के दौरान 13 नए मेडिकल कॉलेजेस का काम प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार के सहयोग से 2 नए एम्स प्रदेश के अंदर रायबरेली और गोरखपुर में जहां इनका कार्य प्रारंभ हुआ, इसी जुलाई माह से इन दोनों में MBBS की पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया गया। वहीं साथ ही साथ 5 नए मेडिकल कॉलेजेस में भी हमने पठन पाठन का कार्यक्रम इस सत्र में प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। तो सहारनपुर और आजमगढ़ में 2 नए विश्वविद्यालय की स्थापना के कार्य को प्रदेश सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ने, तहसील और विकासखंड मुख्यालय को 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने, और साथ ही साथ प्रदेश के अंदर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूर्वी क्षेत्र को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। हमारा विश्वास है कि अगस्त 2020 में हम मुख्य मार्ग को यातायात के साथ खोलेंगे। साथ ही साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भूमि क्रय की सारी कार्रवाई संपन्न हो चुकी है। आगामी 3 माह के दौरान बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी शुभारंभ प्रदेश सरकार करेगी, और साथ साथ देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भी प्रदेश सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे पर कार्य भी हम लोग अगले वर्ष के प्रारंभ में इस कार्य को भी आगे बढ़ाएंगे। मुझे प्रसन्नता है, प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार जब मार्च 17 में आई थी, हमारे 2 एयरपोर्ट उस समय क्रियाशील थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर हमारे 6 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। देश के और प्रदेश के प्रमुख 55 नगरों के साथ हमारी बेहतर कनेक्टिविटी है, और 11 नए एयरपोर्ट पर वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्य चल रहा है। साथ ही साथ दिल्ली के पास हमने नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर आजादी के बाद से ही जो लोग सुविधाओं से वंचित थे, शासन की योजनाओं से वंचित थे, ऐसे लगभग 1546 उन बस्तियों और गांवों को चिन्हित करके
उन्हें आधारभूत सुविधाओं से आच्छादित करने की कार्रवाई विगत 2 वर्ष के दौरान जहां प्रदेश के अंदर संपन्न हुआ, वहीं साथ ही साथ प्रदेश सरकार ने बनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल और अन्य जनजातीय उन समुदायों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2022 तक हर एक सिर को छत ढकने के लिए आवास देने के उस संकल्प के साथ जोड़ने का कार्य किया। इसके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना, एक नई आवास योजना का सृजन प्रदेश के अंदर करने का अवसर भी प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ और मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 56,000 ऐसे परिवारों को अब तक आवास उपलब्ध कराने में हमें मदद मिली। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 68,000 से अधिक गरीब परिवार की कन्याओं की सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का हो, या फिर 40 लाख से अधिक वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध कराने, 21,69,000 निराश्रित महिलाओं को निराश्रित पेंशन योजना के साथ जोड़ने, 9,84,000 से अधिक दिव्यांग जनों को पेंशन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य जहां संपन्न हुआ, वहीं प्रदेश के अंदर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले या निराश्रित परिवारों को प्रदेश सरकार की खाद्यान्न योजना से आच्छादित करने के लिए प्रदेश सरकार ने जो अभिनव कार्य किया, ई-पॉस मशीन लगा करके हर एक परिवार तक हमने खाद्यान्न की सुविधा उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की। तकनीक का उपयोग करने से जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा, वहीं शासन को प्रतिवर्ष 650 करोड़ रुपए की राजस्व की बचत भी इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हर घर नल के उस संकल्प के साथ भी जुड़ने का हम लोगों ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और इस देश से प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड, बिंद क्षेत्र, इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित क्षेत्र, आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक व्यापक कार्य योजना बना करके बुंदेलखंड क्षेत्र में पहले चरण में हर घर नल योजना के अंतर्गत शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की कार्रवाई प्रदेश सरकार ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी में 10 प्रदेश की है। हमारे 17 नगर निगम हैं। 7 नगर निगम जो स्मार्ट सिटी बनने से वंचित हो गई थी, प्रदेश सरकार ने इन 7 नगरों की भी एक कार्य योजना तैयार की है और प्रदेश सरकार अपने संसाधन से इन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए अपनी कार्रवाई प्रारंभ की है। प्रदेश के अंदर शासन की इन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के हमारे 14 लाख से अधिक कर्मचारियों की बड़ी भूमिका रही है और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपने सरकारी कर्मचारियों के खाते में राज्य सरकार के पेंशन के अंशदान की राशि को 10% से बढ़ाकर के 14% करने का कार्य किया और साथ ही साथ 2004 से न्यू पेंशन स्कीम के लागू होने के बाद से जो प्रदेश सरकार ने 2017 तक अपना अंशदान नहीं दिया था, ऐसे 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी प्रदेश सरकार ने वर्तमान समय में उन सभी कर्मचारियों के खाते में देने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कर्मियों, आशा वर्कर, ग्राम प्रहरी, रसोईया, होमगार्ड, पीआरडी जवानों के मानदेय में भी प्रदेश सरकार ने इस दौरान वृद्धि की है। 8 आकांक्षात्मक जनपदों के तेजी के साथ विकास की प्रक्रिया प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है और मुझे प्रसन्नता है, मैं बधाई दूंगा
अपने प्रदेश की उस पूरी मशीनरी को, उन सभी धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, स्वयंसेवी संगठनों और प्रदेश के सभी 22 करोड़ लोगों को, जिन्होंने 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर प्रदेश में वृक्षारोपण का एक नया कीर्तिमान 22 करोड़ से अधिक वृक्षों को एक साथ प्रदेश के अंदर लगाने में सफलता प्राप्त की। और सचमुच ये आयोजन अपने आप में एक यूनिक इवेंट इसलिए बना कि आज प्रदेश सरकार के इस कार्यक्रम को देश ने भी सराहा और दुनिया ने भी इस बात को सराहना की। दुनिया के अंदर मैं देख रहा था कि अनेक देशों में इस बात की चर्चा थी कि 22 करोड़ पौधारोपण एक दिन में कैसे संभव हो पाया, लेकिन ये प्रदेश के लिए संभव है क्योंकि हमारे पास जिस प्रकार की मानव संपदा है, संसाधन है, इसके बल पर हमने उसका बेहतर उपयोग करते हुए इस क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त की। कल मैं देख रहा था फ्रांस का जो लीडिंग न्यूज़पेपर है उसकी हेडलाइन थी प्रदेश के 22 करोड़ वृक्षारोपण के क्षेत्र में, जो एक दिन में 22 करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं। ये फ्रांस में, अमेरिका में, ब्रिटेन में और दुनिया के तमाम देशों में वहां की सुर्खियां बनती हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने इतने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। यह कार्यक्रम एक टीम वर्क का परिणाम है, एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है। स्वाभाविक रूप से वन विभाग ने उसमें नेतृत्व दिया, लेकिन सभी ने सामूहिक प्रयास किया तो एक बेहतर परिणाम हम सबके सामने आया है। मेरा विश्वास है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भी प्रदेश को विकास की उन समग्रताओं को छूने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता निरंतर रहनी चाहिए। और इस विश्वास के साथ मैं आज इस अवसर पर जब एक बार पुनः 73वां स्वाधीनता दिवस का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारतवंशी या प्रवासी भारतीय रहते हैं वे इस आयोजन को पूरी भव्यता के साथ, पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं एक बार पुनः पूरे प्रदेशवासियों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इस बात के लिए उन सब से कहता हूं कि हम इस संकल्प के साथ जुड़े कि स्वाधीनता दिवस का यह अवसर हमें एक नए संकल्प के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ जोड़ने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और यह संकल्प जो कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए जिस ऐतिहासिक और साहसिक प्रयास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जिस एक संकल्प की आवश्यकता 1900 आजादी के तत्काल बाद से यह देश महसूस कर रहा था, उस एक दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि देश की आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प प्रत्येक नागरिक के जीवन में बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को पहुंचाने के माध्यम से संभव हो सकता है। हमारा यह प्रयास न केवल देश की आजादी की दिशा से अपितु भारतीय संस्कृति, भारत की महान परंपराओं और भारत के उन पूर्वजों की उन स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। मैं इस संकल्प के साथ एक बार पुनः भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, वीर चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां और इन जैसे अनगिनत उन सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों
भारत के वीर शहीदों उन सबको एक बार पुनः उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं, उन सबके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आप सबको 73वें स्वाधीनता दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की अपेक्षा, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति और प्रदेश को देश के अंदर एक सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ हम सब जुड़ सकेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज का यहाँ का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और आमंत्रित अतिथिगणों से जलपान ग्रहण करने हेतु प्रस्थान करने का अनुरोध करता हूँ। जय हिंद।